हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर बोहर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एटम की स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझाया था, लेकिन कुछ बातों पर जो ये थ्योरी है ये खड़ी नहीं हो पाई। जैसे कि इस थ्योरी के अनुसार, यानी कि बोहर्स की थ्योरी के अनुसार, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि दो एनर्जी लेवल के बीच में जो है ट्रांजिशन कर रहा है, जैसे मान लो ये E1 है और E2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर इधर आया और जब वो वापस नीचे आएगा, यानी कि जंप करेगा, इमिट करेगा रेडिएशन को, तो वहां पर आपको एक लाइन ही दिखाई देगी। लेकिन ये देखा गया जब पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, तो वही सिंगल लाइन स्प्लिट हो गई बहुत सारी लाइन में। वही सिंगल लाइन किस में स्प्लिट होगी? बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो गई। और इन लाइंस की जो एग्जिस्टेंस है वो बोहर्स थ्योरी नहीं समझा पाई, यानी कि बोहर्स थ्योरी फेल हो गई थी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में। ये ध्यान रखना आपने। तो सिंपल सा इसमें याद रखना है कि बोहर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, लाइन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इस लाइन को आपने याद रखना है। क्लियर? दूसरी बात, बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया किस चीज को? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रा के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इस फिनोमिना को बोलते हैं जीमन इफेक्ट, यानी कि बोहर्स थ्योरी जीमन इफेक्ट नहीं समझा पाया। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जगह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्पेक्ट्रा के ऊपर बोहर्स थ्योरी नहीं समझा पाया। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्पेक्ट्रा के ऊपर देखा जाता है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, यानी कि बोहर्स थ्योरी ना तो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई और ना ही स्टार्क इफेक्ट को समझा पाई। इसी तरह से बोहर्स थ्योरी जो है ये 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को नहीं समझा पाई। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को नहीं समझा पाई, क्योंकि बोहर्स के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और वो भी एक ही प्लेन में, इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में वो रिवॉल्व करता है, जिससे जो बोहर्स का जो मॉडल था वो फ्लैट मॉडल था। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एटम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को बोहर्स नहीं समझा पाया। उसके बाद बोहर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की शेप को नहीं समझा पाया, क्योंकि आजकल ये सिद्ध हो चुका है अब जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उनका एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब क्या है कि जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उनकी डायरेक्शन निश्चित है। ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है? निश्चित है। इस वजह से उनका डेफिनेट शेप्स होता है। तो इन चीजों को बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि बोहर्स थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन द डेफिनेट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, Bohr's theory could not explain the 2 phenomena. Number 1 is de Broglie concept of dual nature of matter, and second one is Heisenberg uncertainty principle. इन दोनों को ये बोहर्स थ्योरी नहीं समझा पाया। इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो ये थी कुछ जो लिमिटेशन जो कि बोहर्स थ्योरी से डील करती थी।